गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें के अंदर हमने 11th क्लास में क्या है पढ़ा था, हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपको पता है जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं आर टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। ठीक है, जैसे आपको ये फर्स्ट अरेंजमेंट दिखाया गया है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से ना बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ये मैंने गैप कर दिया लेकिन ये गैप नहीं आएगा। इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड होता है ये जो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं और ये मूव फ्रीली कर सकते हैं। इनमें इनकी जो मूवमेंट होती है फ्रीली मूवमेंट नहीं होती। तो जो हमारा लिक्विड स्टेट है इसके अंदर अरेंजमेंट इस तरह से प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो हमारा गैस होता है, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं आर वेरी लूजली पैक्ड एंड इन ए कंटिन्यूस रैंडम मोशंस में होता है। तो देखो आप ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो स्पेस जो प्रेजेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट में अरेंजमेंट हमारा इस तरह से क्लोजली पैक्ड होता है और ये जो पार्टिकल्स हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हम लिक्विड में कंपेयर करें तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच थोड़ा डिस्टेंस होता है, वो सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये लिक्विड को, और ये हमारा गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हमारे पार्टिकल ऐसे मूव करें, ठीक है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमने इस क्लास के अंदर ओनली सॉलिड स्टेट्स के बारे में रीड आउट करना है। भी सॉलिड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे अरेंजमेंट होता है, तो ये सब हमने डिस्कस करना है। जो लिक्विड और गैसियस स्टेट है इसको हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो सॉलिड स्टेट, इसका थोड़ा सा बड़ा जूम कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल यहाँ, या जैसे हमारे पास रबड़ बैंड होता है, ठीक है। रबड़ को इस तरह से अगर हम कंप्रेस करें तो उसका साइज चेंज हो जाता है। लेकिन ये आपको पता है सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर मूवमेंट तो होती नहीं, तो इनको अगर हम कंप्रेस करें, मतलब इनको प्रेस करें, तो ये क्या इनमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं होता। एक ये रिजिड होते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे मेरे पास ये साइज़ है, ठीक है, तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स होएंगे, रिजिड होएंगे, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और इसमें मैंने बताया भी दिया पहले, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड कैन नॉट मूव अबाउट एट ए रैंडम। डेफिनिट वॉल्यूम होता है, शेप होता है, स्लो डिफ्यूजन होता है, लो वेपर प्रेशर होता है, पोजेसेस द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड। इसकी एग्जांपल क्या क्या है, जैसे हमारे पास NaCl, KCl, शुगर, गोल्ड, कॉपर, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आप ये रीड आउट कर लेना। अभी हमने इसके अंदर जो मेन डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड क्या होता है। तो ये हमारी सॉलिड्स की टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे आप ये अरेंजमेंट देख रहे हो, ये वाला, ये हमारा क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है, ये हमारा अमोर्फस का है। तो क्रिस्टलाइन के अंदर आप देख रहे हो, जैसे मान लो मैंने एक ये रो ड्रॉ करी है, ठीक है। तो इस रो के ऊपर ये सेकंड रो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मान लो मैंने इसको नाम A दिया, इस रो को, उसका नाम क्या है B। अब ये जो हमारी थर्ड रो है ये सेम A की जैसी है, तो मैं इसको नाम क्या दे दिया, A। ये B के जैसी है, तो ये हमारा एक फिक्स्ड अरेंजमेंट दे रहा है, AB और AB का, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास अरेंजमेंट रेगुलर, ये जो हमारा अरेंजमेंट रेगुलर है ना, कि अब हमें पता है A के बाद B आएगा, B के बाद A B, इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट होएगा। अगर हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते भी इसका अरेंजमेंट का नाम क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट रेगुलर होता है, और ये हमारा क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यह हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे जो आपको ये समझ आएगा,
डिफरेंस के थ्रू ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट, जैसे मान लो मैंने इसको नाम दिया ए बी, ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, दे डज नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द स्पेस। तो इसमें जो क्या रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। सेकेंड है, दीज आर ट्रू सॉलिड, दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड। ये देखो, इसमें हमें पता है अरेंज जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये जो हमारा सॉलिड है ट्रूली सॉलिड है, मतलब इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन अगर इस वाले सॉलिड को अगर हम इसमें क्या है सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है कुछ प्रॉपर्टी जो क्या है अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाएं तो ये हमारे लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड का मतलब क्या होता है भाई, ये हमारा है तो देखने में तो लिक्विड है, ठीक है, और लेकिन है ये सॉलिड। तो ये सूडो सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो करेगा। नेक्स्ट है, दे हैव लॉन्ग ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और ये हमारा क्या होता है शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ये रहा। जैसे इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, तो इसमें अगर आप देख रहे हो ये अरेंजमेंट, जैसे मान लो ये है हमारा एक रो हमारी ये है, एक रो हमारी ये है, ये मान लो हमारा ए बी टाइप का अरेंजमेंट इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे मान लो मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये हमें जो रेंज है इसकी, रेंज का मतलब क्या होता है कहाँ तक ये रेगुलर है कहाँ तक नहीं है। तो देखो आप ये मान लो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी और जैसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो ये आप देख रहे हो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह से, तो ये हमें एक ऑर्डर लॉन्ग अरेंज ऑर्डर देगा। अगर यही अगर हम सेम कंपेरिजन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड के अंदर करें, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये देखो हमें ये एक फिक्स्ड अरेंजमेंट मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दे रहा है, ये हमें रेंज नहीं बता रहा है कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक। जैसे मान लो ये यहाँ से पास हो रहा है, इस सर्कल में यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ इसके बीच में स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, मान लो जैसे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, किसी भी टाइप से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये हमें एक रेंज देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और ये हमारा कैसा होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर्स, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसके अंदर क्या होता है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। अब जैसे जो हमने अभी डायग्राम किया था ये वाला, ये हमारा अनआइसोट्रोपिक बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे मान लो मैंने अगर एक लाइन जैसे ये ए बी ड्रॉ करी, ठीक है, ये अगर लाइन ए बी ड्रॉ कर रही तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। और इसी तरह अगर से मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ भी क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये क्या होता है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं अनआइसोट्रोपिक बिहेवियर बोलते हैं। ये कौन शो करता है, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है, अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट, दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दे मेल्ट ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ ए टेम्परेचर। मतलब इसका एक शार्प, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे अगर जो टेम्परेचर है इसका 35 डिग्री सेल्सियस है,
मेल्ट होने का, तो ये इसी टेम्परेचर पे ही मेल्ट होएगा। लेकिन ये क्या होता है, अगर मैं कह दूँ ये 30 से लेकर 40 की रेंज में, मतलब ये एक रेंज की बात कर रहा है, अगर इस तरह से आता है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अमोर्फस सॉलिड होएगा और ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज व्हेन द कट, दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन द कट। जैसे अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, अगर हम, वो हमारा अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है, तो अगर उसको हम नाइफ से कट करें तो ये हमारा रेगुलर अरेंजमेंट नहीं देगा। इसमें डायग्राम नहीं है, देखो अगर मान लो मेरे पास एक ये पीस है, ठीक है, अगर मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स को कट करा इस तरह से, यहाँ से मान लो मैंने एक पीस कट कर दिया, तो इसका जो क्लीन क्लीवेज देगा, मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे, या फिर ऐसे आप कट करते हो, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, तो इसके बाद ये वाला पार्ट अलग होने के बाद जो मेरे पास पीस बचेगा वो इस तरह का शेप का बचेगा, तो ये हमारा कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। अगर मैं इसको इस तरह से, अमोर्फस सॉलिड है उसको कट करती हूँ इस तरह से, तो ये हमें क्या रेगुलर अरेंजमेंट नहीं देगा, ये हमें एक इस तरह का पीस देगा, ठीक है। तो अगर इसको हम, ये कौन सा सॉलिड है हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये हमारा अमोर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, दे हैव ए डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ द फ्यूजन, दे डू नॉट हैव द डेफिनेट हीट ऑफ द फ्यूजन। इसमें जो हीट ऑफ द फ्यूजन्स होता है वो हमारा डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, इसमें लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो जो ये हमारे डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बीच में, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, समझना है अच्छे से। और जो इसके अंदर ये हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, ये हमने पॉइंट पढ़ लिया है। ज्योमेट्री कैसी होती है, क्रिस्टलाइन के अंदर कैसा होता है, रेगुलर होता है, डेफिनेट होता है, और अमोर्फस के अंदर कैसा होता है, डू नॉट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री। मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प नहीं होता। और कूलिंग कर्व जैसे इसमें दिखाई हुई है, ये मैंने बताया था, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये हमारा ट्रू सॉलिड होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, सुपर कूलिंग लिक्विड, मतलब क्या है, सूडो लिक्विड होता है। तो ये वाले पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट जैसे ये हमें बता रहा आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपी, जो हमारा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है वो अनआइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है, और जो हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है वो हमारा आइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करेगा। फिर कटिंग है, कटिंग वाला पॉइंट भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। कटिंग, अगर हम अमोर्फस सॉलिड लेते हैं तो वो हमारा क्या देगा, इरेगुलर कट देगा, और दूसरा हमारा क्या देगा, शार्प एजिस टूल, मतलब शार्प एजिस टूल, मतलब हमें कोई भी जो टूल लेना है, जैसे नाइफ लिया या फिर कुछ भी हमने ऐसे लिया, वो थोड़ा शार्प होना चाहिए, मतलब वो अच्छे से काम करता हुआ होना चाहिए। बस ये इसके सिंपल से पॉइंट है। तो ये हमने इसकी डिफरेंस कर लिए, और ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल। जो हमारे क्रिस्टल्स हैं इसको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। अब देखो जो आयनिक क्रिस्टल्स होता है, आयनिक क्रिस्टल में हमारे पास जिनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे हमारे पास Na पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया, ये जो प्लस और ये जो माइनस चार्ज, ठीक है, उनकी वजह से जो हमारे क्रिस्टल बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे मेरे पास Kf है, पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो ये हमारा कौन सी टाइप की क्रिस्टल है, ये हमारे आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं। They are formed by the combination of highly electropositive and highly electronegative ions. Those strong electrostatic force of attraction acts within the ionic crystal. तो इनके बीच में जो force of attraction होता है वो हमारा strong force of attraction होता है। Therefore a large amount of the energy is required to separate ions from the one another. और इसके किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी लैटिस, साइज ऑफ द आयंस, और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे रीड आउट करना, कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो आयनिक क्रिस्टल्स होता है वो आयंस के बीच में होता है
पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। एग्जाम्पल क्या क्या, NaCl, KF एंड CSCl, सीजियम क्लोराइड बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट आपको पता ही क्या होता है, जिसमें क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल भी है ना, देखो ये हमारा डायमंड एंड ग्रेफाइट आता है, गुड एग्जाम्पल ऑफ द दिस टाइप्स, ठीक है। तो ये हमारा एक, जैसे आपको पता है, जो डायमंड और जो ग्रेफाइट है ये हमारा 3D अरेंजमेंट होता है, और ये इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं ये लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होते हैं, 3 डायमेंशनल होता है, 3 में भी हो सकता है, 2 डायमेंशन में भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मोलिकुलर क्रिस्टल्स, ठीक है। मोलिकुलर क्रिस्टल्स, दीज मोलिक्यूल ऑक्यूपाई द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ द यूनिट सेल एक्सेप्ट ए सोलिडिफाइड नोबल गैस, मतलब इसके अंदर नोबल गैसेस नहीं आएंगी, बाकी सारे आएंगे। वेयर इज द बाइंडिंग इज ड्यू द वंडर वाल फोर्सेस एंड डाइपोल फोर्सेस। जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें H2 की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो हमारे बॉन्ड बनेंगे, तो इनमें इन दोनों के बीच में, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका एक एटम्स है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसका एक एटम्स है, तो ये इनके बीच में सेम चार्ज यहाँ पे शो हो रहा है इनका, पॉजिटिव और पॉजिटिव, लेकिन ये कंप्लीट पॉजिटिव नहीं होता, ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव और क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारे मॉलिक्यूल जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, I2 हो गया, CO2 मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हमारे कैसा बिहेवियर शो करते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल शो करते हैं। और इस तरह से आप देख लेना, इसके अंदर जो I साइज इज द कॉमन एग्जाम्पल इन विच डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एक्टिव। मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्रिस्टल इन्वॉल्व द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कुछ में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये हमारा वीकर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है मेटेलिक क्रिस्टल। अब जो मेटेलिक क्रिस्टल्स होता है, these are formed by the combination of the atoms of the electropositive element. These atoms are bounded by the metallic bond. It may be defined as the force that binds a metal ions to a number of electrons within its sphere of its influence is known as a metallic bond. देखो, जैसे हमारे पास कोई भी फोर्स है, किसी भी उसमें जो नंबर मेटल आयंस है, मेटल आयंस, ठीक है, मान लो M पॉजिटिव है, मेटल है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके स्फीयर के अंदर कितने से इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और ए बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब जो हमारा जो बॉन्ड फॉर्म होएगा किसी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएगा, उसके बीच में फॉर्मेशन होती है। जो मेटल होता है ना, मेटल के ऊपर हमारा मोस्टली क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल बोलते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम ऑफ द टू और मोर मेटल्स टुगेदर इन ए मेटल क्रिस्टल्स और इन एन एलॉय की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मेटेलिक क्रिस्टल था। तो यहाँ पे हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं इसके क्रिस्टल्स के, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, कोवलेंट क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल एंड द मेटेलिक क्रिस्टल्स। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छे से रीड करना है और नोट्स अपने तैयार कर लेने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।